गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पवार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने व्यक्तित्व पढ़ा, व्यक्तित्व के बारे में जाना, उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ। उसमें हमने उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अंग्रेजी की पर्सनैलिटी से, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या मास्क। और विभिन्न भूमिकाएं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से किस तरह, किस परिवेश में कैसी कैसी उसकी जैसी स्थितियां रहती हैं, उसके अनुकूल उदाहरण करता है। इससे आगे हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा व्यक्तित्व मापन की विधियां। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाए, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण विधियां बताई हैं। व्यक्तित्व मापन होता क्या है, क्या जानना होता है व्यक्तित्व मापन में? तो व्यक्तित्व माप से तात्पर्य व्यक्ति के शील गुणों के बारे में पता लगाकर, यानी उसके अंदर जितने भी गुण हैं उसके बारे में पता लगाकर ये जानना होता है कि उसका व्यवहार संगठित है या विसंगठित। संगठित का मतलब ये है कि जो भी उसके अच्छे गुण हैं, नियंत्रित व्यवहार है, प्रशंसनीय है या दूसरों को प्रभावित करने वाला है सकारात्मक रूप में, वो सब उसके शील गुणों के अच्छाई के कारण होता है। अगर शील गुण जो उसके नियंत्रित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो वो असंगठित व्यक्तित्व रहेगा। तो इसे हम जानते हैं। आज व्यक्तित्व मापन की विधियों से पहले जानते हैं हम व्यक्तित्व माप से तात्पर्य। व्यक्तित्व के माप से तात्पर्य व्यक्ति के शील गुणों के बारे में पता लगाकर यह निश्चित करना होता है कि कहाँ तक वे संगठित या विसंगठित हैं, यानी पूरी तरह से वो नियंत्रित हैं, समाज के अनुकूल हैं, समाज के द्वारा मान्य हैं, ये सारे इनमें आते हैं। शील गुण की अगर बात आए तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सामान्य या विशिष्ट। सामान्य तो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं, लेकिन विशिष्ट जो शील गुण हैं वो कुछ प्रमुख लोगों में ही मौजूद होते हैं। जैसे प्रमुख का उदाहरण हम दे सकते हैं महात्मा गांधी का। अहिंसा उनका शील गुण है। किसी सामान्य सी ईमानदारी या अन्य बातों की करें, सच्चाई, झूठ, जो कुछ भी जैसे जिसमें चल रहे हैं उनकी बात करें तो ये हर एक व्यक्ति में होते हैं। तो इन्हें किसी ने गौण व केंद्र या मुख्य भी माना है, केंद्रीय, तो इस तरह से इनके विभिन्न वर्गीकरण है। अब हमें बात करनी है व्यक्तित्व मापन की विधियों की। शील गुणों का अलग से एक टॉपिक ले लेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है इसका, अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें नंबर 1 विधि है इसकी व्यक्तिगत विधि। दूसरी विधि है व्यक्तिगत विधि को आत्मनिष्ठ विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी है प्रक्षेपण विधि। इस तरह से इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अगर हम व्यक्तिगत विधि की बात करें, ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत इसके मापन की निम्न विधियों को लेते हैं हम, जिनमें नंबर 1 विधि है जीवन कथा या स्वयं का इतिहास। जीवन कथा या स्वयं का इतिहास, ये विधि ऐसी है जिस व्यक्ति का इतिहास जाना जा रहा है उससे स्वयं ही उसके बारे में लिखवाया जाएगा या उससे जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस जानकारी को प्रभावी रूप से इकट्ठा करने के लिए मनोवैज्ञानिक या जो भी जांच करता है वो उसके व्यक्ति का जितना भी जीवन काल है उसे कई भागों में विभाजित करके उससे अलग अलग लिखित रूप में जानकारी लेता है। तो ये व्यक्ति खुद से संबंधित है, एक तरह से उसकी आत्मकथा हो सकती है, उसकी स्वयं का जो इतिहास रहा है अपना, जैसे मेरे बारे में कोई मुझसे ले तो ये हो गया स्वयं का मेरा इतिहास, या आप व्यक्ति विशेष में से किसी की जानकारी ली जाए तो वो उससे संबंधित जीवन कथा या उसका स्वयं का इतिहास हो जाएगा। कई बार इसमें ये कमियां रहती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं को भूल जाता है, या फिर कुछ ऐसी जानकारियां आ जाती हैं जो उसमें नहीं थी फिर भी उसमें कुछ फेरबदल आ जाता है। तो ये इतनी ज्यादा प्रभावी विधि नहीं है। दूसरी विधि की बात करें व्यक्तिगत इतिहास विधि, जिसे केस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में काफी समानता लगती है, लेकिन यहाँ हमें मुख्य ध्यान देने की बात हमारी ये है कि इसमें तो स्वयं
व्यक्ति अपने बारे में खुद ही लिखता है, खुद ही बताता है। जो जानकारी लेने वाला है उसे खुद जानकारी देता है, जबकि दूसरे वाले में जो आ रही है इसमें वो जानकारी इसके जन्म से पूर्व की, जन्म से पहले की, उसके आसपास के परिवेश की, उसके समाज से, उसके परिवार से, उसके रिश्तेदारों से, या उसके जीवन के विभिन्न घटनाओं जैसे विद्यालय से, उसके दोस्तों से, इनसे ये जानकारी प्राप्त की जाती है। किसमें? व्यक्तिगत इतिहास में। दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ तो इसे आत्मकथा मानी है और ये दूसरों से अर्जित जानकारी है उसके बारे में। कई बार बालक के जन्म के पूर्व माता पिता को अगर कोई रोग है तो हो सकता है वो बालक में भी आ जाए। कई बार ऐसा होता है बालक पारिवारिक माहौल बहुत तनावपूर्ण है तो उसके बारे में, तो ये सब हम उसके पड़ोसियों से, उसके परिवार वालों से, उसके शिक्षकों से, उसके रिश्तेदारों से या मित्रों से भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किस विधि में? व्यक्तिगत इतिहास विधि में। जबकि इसमें स्वयं जानकारी देने वाला होता है। जो प्रयोग जो होता है, जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, वो खुद ही होता है और इसमें हम दूसरों से लेते हैं। अब आती है हमारी व्यक्तिगत इतिहास विधि की तीसरी विधि है, इसमें साक्षात्कार विधि, जिसे इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। साक्षात्कार जो विधि होती है, इसमें पहले ही कब होना है साक्षात्कार, इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। कुछ निर्धारित जो बातें होती हैं उन्हें साक्षात्कार जो लेने वाला है वो पहले से ही तैयार कर लेता है लिखित रूप में, उसके आधार पर वो जानकारी प्राप्त करता है। अब जिसका वो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसे सबसे पहले वो अपने विश्वास में लेता है, उसके साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करता है, उसे आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। किसी भी तरह की इसमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से जब वो व्यवस्थित हो जाए, उसे एक एक करके वो प्रश्न पूछता है जो उसने पहले से ही व्यवस्थित कर रखे होते हैं। तो ये साक्षात्कार ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रोसेस है जो आमने सामने घटित होती है। एक पूछने वाला होता है, दूसरा उत्तर देने वाला होता है। इसका निर्णय अति शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। कई बार जिसका हम कर रहे हैं साक्षात्कार, उसे दोबारा भी मौका देना चाहिए। कई बार साक्षात्कार लेने वाले क्या करते हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं आए तब तक दूसरा, तो इससे जो प्रयोज्य है उसकी स्थितियां कुछ विपरीत हो जाती हैं। वो तनाव में है या फिर थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ाहट सी उसे होने लगती है, तो ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक तरीके से साक्षात्कार लेना चाहिए। इस तरह से इसकी 3 हो गई। अगली विधि आती है अभिज्ञापक प्रश्नावली। जो भी उससे संबंधित जानकारी है उसे प्रश्नों के माध्यम से जुटाने का कार्य अभिज्ञापक प्रश्नावली में किया जाता है। इसमें प्रश्न बनाए जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे और उन उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। मान लीजिए हमें जानकारी लेनी है इसके बारे में, उससे पूछ लिया जाए क्या आप अपने परिवार वालों से संतुष्ट हो? उत्तर हाँ या ना, 2 ही उनमें देना है। तो उसका जो उत्तर आता जाएगा, कई बार पूछ लिया जाएगा क्या तुम्हें समाज के मध्य जब तुम रहते हो तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ या नहीं। तो इस तरह के इसमें प्रश्न आते हैं। या अपना जो भी है जीवनचर्या उससे संतुष्ट है कि नहीं, इस तरह से हाँ या ना में ही इनके उत्तर आते हैं अभिज्ञापक प्रश्नावली में। अगली जो विधि आती है हमारी वो है वस्तुनिष्ठ विधि। दूसरे नंबर की विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि। जहां आत्मनिष्ठ में एक बार में एक व्यक्ति विशेष का होता है, इसमें एक साथ एक से अधिक का भी हो सकता है। इसमें केवल एक का, इसमें एक से अधिक का भी हो सकता है। इसमें आंतरिक उसकी बात चल रही थी, यहाँ बाह्य रूप की बात आएगी, मूर्त रूप की। वस्तुनिष्ठ विधि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में, वो सारी बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ जो विधि है, इसकी पहली विधि है नियंत्रित परीक्षण की विधि। इसके लिए कुछ निश्चित समय, निश्चित तरीके, निश्चित स्थितियां निर्धारित कर ली जाएंगी और उन्हीं स्थितियों के अनुसार इसका मापन किया जाएगा जो पहले से निर्धारित है। अगली विधि आती है निर्धारण मापनी विधि। ये जो निर्धारण मापनी है, सामान्य रूप से ये पहले से ही कुछ निर्धारित इसमें तथ्य होंगे जो विद्वानों के द्वारा मान्य होते हैं, जो प्रमाणित होते हैं,
उनके आधार पर एक पैमाना निश्चित कर लिया जाएगा। एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम इसके आधार पर हो जाएगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से 100% अगर वो प्राप्त करता है तो उत्तम रहेगा। अगर वो 50% पे आता है तो उसका सामान्य रहेगा, और इससे अगर निम्न स्तर का आता है तो उसका व्यक्तित्व मापन निम्नता की ओर चला जाएगा। ये किसमें होता है? निर्धारण मापनी में। तो इसके कई भाग कर दिए जाते हैं, कई खंडों में निर्धारण मापनी, और उनका भी प्रयोग प्रश्नों के माध्यम से ही किया जाता है। इसी का अगला भेद है शारीरिक परिवर्तन व्यक्तित्व के संकेतक के रूप में। कोई भी व्यक्ति है, प्रत्यक्ष में देखने से उसकी शारीरिक स्थितियां, उसके चेहरे के भाव, उसका जो व्यवहार है, जैसे उत्तेजना है या फिर कई बार संवेगों की अति न्यूनता आ जाती है, कहने का मतलब शिथिल है कोई, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। रक्तचाप का बढ़ जाना, बोलते बोलते उत्तेजित हो जाते हैं कई बार, तो ये सब शारीरिक परिवर्तन जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। चेहरे पे गुस्सा आते ही व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, आंखों की चौड़ाई बढ़ जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वहीं अगर कोई गंभीरता की बात आती है तो चेहरे पे मायूसी आ जाती है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है उसके व्यक्तित्व को मापने में। तो ये हो गई वस्तुनिष्ठ विधि। इसके बाद हमारी आती है अगली विधि, प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में सबसे पहले प्रक्षेपण का अर्थ जानते हैं, प्रक्षेपित करना, फेंकना। आप देखते हो जैसे कई बार सिनेमा हॉल वगैरह में अलग अलग स्क्रिप्ट चलती रहती हैं, उनको पर्दे पर फेंकने का काम करता रहता है। तो प्रक्षेपित विधि, प्रक्षेपण करना, प्रकाशित करना, फेंकना, एक तरह से जो छिपी हुई बातें उनको बाहर लाना, ये बातें इसमें आएंगी। प्रक्षेपण विधि के भी कई तरीके हैं, जिसमें पहले नंबर का है रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन रोड्सा नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने आईबीटी टेस्ट दिया सन 1921 में। हरमन रोड्सा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसके अंदर 10 कार्ड होते हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के स्याही के धब्बे लगाए होते हैं, बना दिए जाते हैं, और उन धब्बों से एक एक करके जो आकृतियां बन रही हैं उनसे संबंधित विद्यार्थी से जानकारी ली जाती है कि उस संबंधित चित्र में, धब्बे में उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो ये 10 कार्ड होते हैं स्याही धब्बा परीक्षण में। सॉल्ट आईबीटी इसका नाम होता है, जिसे इंक ब्लॉक टेस्ट कहते हैं। ये कब दिया गया? 1921 में। इसमें कितने कार्ड होते हैं? टोटल 10 होते हैं। उन 10 में 5 तो पूरी तरह से काले होते हैं, 5 तो कैसे हैं? पूरी तरह से काले रंग के होते हैं, और 2 लाल व काले होते हैं, और 3 विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। इसमें रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण में अब चित्रों में दिखने वाली जैसी जिसके भावात्मक विचार हैं, उसके अंदर जो भाव आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसे उन चित्रों में विभिन्न आकृतियां दिखाई देंगी। हो सकता है किसी को प्रकृति संबंधी दिख जाए, जैसे पौधे, पत्ते, फूल, विभिन्न प्रकार के पक्षी या जानवरों के, किसी को कछुआ दिख जाएगा, किसी को बादल दिख जाएगा, किसी को हाथी दिख जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरह की आकृतियां उसमें आती हैं। किसमें? स्याही धब्बा परीक्षण में। कब दिया गया? ये 1921 में। किसने दिया? हरमन रोड्सा ने। सॉल्ट नाम क्या है? आईबीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंक ब्लॉक टेस्ट। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 10, जिनमें से 5 पूरी तरह से काले होते हैं, 2 लाल और काले होते हैं, और 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। ये इस हरमन रोड्सा के परीक्षण में, जो प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत आता है। दूसरे परीक्षण की हम बात करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का नाम होता है टीएटी। ये वयस्कों के लिए होता है, 15 साल से ऊपर के जो होते हैं बच्चे, उनके लिए। तो वयस्क के उसमें आने लग जाते हैं, ये कहीं ना कहीं किशोर अवस्था की तरफ, उससे आगे आते हैं। ये जो अंतर्बोध परीक्षण है,
मुरे एवं मार्गन के द्वारा दिया गया। मुरे एवं मार्गन 1935 ईस्वी में से दिया गया। किसके द्वारा? मुरे एवं मार्गन के। कब दिया गया? 1935 में। इसके अंदर कार्डों की संख्या 30 होती है। उन कार्डों में से एक एक करके परीक्षण उससे करवाया जाता है, जिसमें 10 महिलाओं के कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के होते हैं और 10 दोनों के सम्मिलित रूप से होते हैं। तो 30 कार्ड होते हैं किसमें? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। जबकि स्याही डब्बा परीक्षण में कितने थे? 10 कार्ड। ये कब दिया गया? 1921 में, और ये दिया गया 1935 में। अब इन कार्डों की अगर बात करें, कार्ड दे दिया जाएगा, जिसका हम कर रहे हैं व्यक्तित्व का मापन, उससे कहानी लिखवा ली जाएगी। कई बार इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को एक ऐसा चित्र दे दिया जो अपने हाथ में वीणा थामे हुए है। विद्यार्थी से मतलब एक किशोर को दे देते हैं, उसने वीणा को थाम रखा है, चेहरे पे मायूसी के भाव हैं और वो उसे बहुत गौर से देख रहा है। इस चित्र को देखकर उसके मन में क्या कहानी बन रही है? तो सबके हो सकता है अलग अलग विचार आ जाएं। भाई ये हो सकता है, मान लीजिए वो वीणा वादक बनना चाहता है, उसके पिताजी में ये थी काबिलियत जो उसे सिखाना चाहते, अकस्मात किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और उसका जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है। कई बार ऐसे भी कहानी बना सकते हैं, बच्चे को संगीत में रुचि नहीं है लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि वो संगीतकार बने, तो ये भी मायूसी का कारण। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग बच्चों या अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित भाव जैसे होंगे वो निकल के आएंगे। ये आएंगे किसमें? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। ये कौन सा टेस्ट होता है? TAT। कब दिया गया? 1935 में। किसने दिया? मुरे एवं मार्गन ने। कार्डों की संख्या आपको बताई दी 30 होती है, 10 महिला, 10 पुरुष और 10 दोनों के। अगला जो परीक्षण आता है हमारा बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, जिसे CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बच्चों से संबंधित होता है। जैसे TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसी तरह ये चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। ये बच्चों के लिए होता है, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो 14 से ऊपर वालों के लिए होता है। तो दोनों में अंतर भी आपको याद रखना है। इसमें भी उसी तरह से कार्ड दे दिए जाएंगे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से, और एक एक करके कार्डों के माध्यम से उसके विचार जाने जाएंगे कि उसके अंदर से क्या भाव निकल के आते हैं। इसके बाद अगली विधि आती है मनोविश्लेषण विधि। मनोचिकित्सकों के द्वारा इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वो जानना चाहते हैं अगर कोई बालक किसी प्रकार के तनाव की स्थिति में है तो उस तनाव के होने का कारण क्या है। ये जानना, इस विधि से इसको अच्छे से जाना जा सकता है, मनोविश्लेषण विधि। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं, जैसे समाज मिति, शारीरिक परीक्षण विधि, चित्र परीक्षण, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्यों की पूर्ति जिसमें करवाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी और भी कई विधियां हैं प्रक्षेपण विधि की। तो इनके बारे में आज हमने जाना और अपेक्षा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसमें अगला, जैसे अभी अगले उसमें एक कमेंट्स आया कि आपको व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में बताया जाए, तो मैंने कोशिश की है बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको प्रमुख विधियों को समझाने की। इसके 3 भेद होते हैं, तीनों का वर्गीकरण कैसे होता है ये मैंने बताया। और ये जो नीचे टेस्ट दिए गए हैं इनमें से कोई ना कोई आपके रीट वगैरह में आता रहता है। ये जो आपका टॉपिक है B.Ed में भी है, BSTC में भी है, और कंपटीशन की एग्जाम रीट या जो भी आपकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होती है उनमें तो ये आते ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पसंद करते हो, अच्छा लगता है, तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अगले उसमें आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएं। अभी इसके प्रभावित करने वाले कारक भी रह रहे हैं, तो कई सारी बातें हैं व्यक्तित्व से संबंधित जिनका वर्गीकरण अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।